हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। स्वागत है आप सभी का आरोग्यम बैच में। आज हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसका डिसऑर्डर हम पढ़ रहे थे, पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। मुझे लगता है पार्ट 1 आप भूल भी गए होंगे, बट रिवाइज कर लेना। क्लासेस हमारे ऐप पे रिकॉर्डेड रहते हैं, तो वहां से अगर आप देखना चाहो तो आपको नोट्स भी वहीं से मिल जाएंगे। तो पूरा लेक्चर नहीं, अगर सिर्फ नोट से रिवाइज करना है तो नोट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था मैं एक बार आपको याद दिला दूं। वहां पे हमने जॉइंट्स के बारे में, फ्रैक्चर्स पढ़ा था मेनली। ठीक है, फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, हमारे नर्सिंग का रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पार्ट 2, क्योंकि फ्रैक्चर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्सिंग की प्रायोरिटी का क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनता है। अगर मैं लेंथी क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ से भी एम्स नॉर्सेट के लिए बहुत ज्यादा बनता है। और आपकी बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है कि मैम सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होगा, क्या आप एमएसएन हमें कंप्लीट कराओगे, क्या हमें फार्मा कराओगे। तो ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी, बट हमें भी पता है नॉर्सेट का एग्जाम है, अप्रैल में नॉर्सेट का एग्जाम है, तो इतना परेशान क्यों हो रहे हो, सब्जेक्ट आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। बट इन द आरोग्यम बैच मैंने बोला था, जैसे कि हम सारी चीजों को इलैबोरेट नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे इन शॉर्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम डिलीवर करेंगे। और जैसे कि आपको इतना ज्यादा उम्मीद है हमारे इस बैच से, इसलिए आज की क्लास में मैंने ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ पाए, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता पाऊं कि कैसे होता है, कैसे करना होता है। इसलिए पहले से कुछ स्लाइड्स मैं बना के लेके आई हूं, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, चीजों को जल्दी से रिवाइज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीजें भी हम कर सकते हैं, जिससे कि हम एमसीक्यू सेशन में जब जुड़े तो वहां ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए और क्वेश्चन को करने का तरीका सीख पाए। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टारगेट आप देख सकते हो, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर, मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। और एक क्लास और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम 1 से 2 क्लास में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ डिसऑर्डर वाला पार्ट और मैनेजमेंट, डिसऑर्डर्स बच गए हैं, डिसऑर्डर्स मैं करा दूंगी, तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे सिस्टम को लेके चलेंगे। ठीक है, चलो तो आज साइन एंड सिम्टम्स क्या पढ़ेंगे डियर। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है, यहां से कैसे क्वेश्चंस नॉर्सेट में पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, और टाइम मिला तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है मैं आपको बताऊं। पेन है, आप देख सकते हो, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसे याद भी कर लोगे, आपको पता भी रहेगा जब ऑप्शन में आएगा। बट प्रायोरिटी कैसे आएगा ये आपको याद रखना है। जो ऊपर आप देख रहे हो, पेशेंट कंप्लेन करेगा, क्या पेन है उसको, स्वेलिंग है, डिफॉर्मिटी हो रहा है वहां पे। ठीक है, इनएबिलिटी टू मूव द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब। अगर मैं बात करूं उसके पैर में यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, एंकल फ्रैक्चर हुआ है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे एंकल में फ्रैक्चर हुआ है, तो वो उस पार्ट को, इससे डिस्टल वाले पार्ट को क्या नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, वो पेशेंट चल नहीं पाएगा। अगर उसके यहाँ पे लेग में, टिबिया या फिबुला में क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, इससे नीचे, डिस्टल का मतलब होता है वो अपने लोअर पार्ट को, लोअर लिम्ब को मूव नहीं कर पाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब, अनेबल टू मूव द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये है क्या, ये साइन है या सिम्टम्स है। तो जो पेशेंट हमें बताता है वो सिम्टम्स होता है। ये चीजें यहां से आपको समझना है, क्योंकि सबको पता है कि अगर हड्डी टूट जाएगी ना तो दर्द ही होगा। क्या होगा, अगर बोन में फ्रैक्चर होगा तो दर्द होगा, स्वेलिंग होगा, वो पैर को मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिफॉर्मिटी की कंडीशन हो जाएगी। लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्या याद रखना है कि साइन क्या है। अगर हमसे फर्स्ट साइन पूछा जाता है या सिम्टम्स पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे। तो साइन में जब भी पूछा जाता है, प्रायोरिटी में आप क्या करोगे, पेन को सेलेक्ट करोगे। तो यहां पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप चीजों को समझो और वहां पे प्रायोरिटी सेट कर पाओ। तो यहां पे प्रायोरिटी में हम क्या करेंगे, जो साइन है, अगर आपसे फर्स्ट साइन पूछा, सॉरी सिम्टम्स पूछा जाता है, सिम्टम्स, सिम्टम्स, तो आप क्या करोगे, पेन करोगे। साइन,
जैसे हम देख रहे हैं, हमें पता है, हम फील ऐसे टच करेंगे और पेशेंट को पेन हो रहा है तो हमें पता चलेगा हाँ ये टेंडरनेस हो रहा है पेशेंट को। पेशेंट तो नहीं बोलेगा, पेशेंट तो यही बोलेगा मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन हमने उस पार्ट को ऐसे टच किया और पेशेंट चिल्ला है तो हमें पता यार टेंडरनेस हो रहा है इसको बहुत ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से चीजों को आप याद रखोगे। टेंडरनेस क्या हो गया आपका साइन। अगर आपसे फर्स्ट पैथोग्नोमिक साइन इस तरह से क्वेश्चन आया है, पैथोग्नोमिक साइन, फर्स्ट साइन या पैथोग्नोमिक साइन क्या होता है, तो यहां पे टेंडरनेस रहेगा। आप यहां पे स्टार मार्क करोगे, चीजों को याद रखोगे। अगर आपसे फर्स्ट, अच्छा ठीक है, तो पेन यहां पे क्या रहेगा, सिम्टम्स जो है आपका क्या रहेगा, पेन रहेगा। समझ में आ रहा है? सिम्टम्स क्या रहेगा, पेन रहेगा। तो पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, डिफॉर्मिटी हो गया, इनएबिलिटी टू मूव द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब, पेशेंट अपने डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब को मूव नहीं कर पाएगा। टेंडरनेस क्या रहेगा, फर्स्ट साइन रहेगा या पैथोग्नोमिक साइन होता है। इसके साथ साथ यहां पे क्या देखने को मिलेगा डियर, देखना ध्यान से, शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, जहां पे उस वो पार्ट अफेक्टेड है वहां पे उस पार्ट को मूव नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया, मींस शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड, उसे पैर ऐसे उठा के रखेगा। आपने देखा ना, जैसे यहां पे फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसे करके रखते हैं, तो लिम्ब की क्या हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है। ठीक है, वो भी एक हम देख सकते हैं, वो भी एक साइन होता है। अगर आपको लग रहा है कि यहां पे फ्रैक्चर हुआ है तो वो एकदम स्वेल हो जाएगा और हाथ एकदम ऐसे, जैसे हम ऐसे हाथ रख रहे हैं वो ऐसे नहीं रखेगा, उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, वो ऐसे करके रखेगा क्योंकि उस पेशेंट को पेन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या होगा, शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी भी एक साइन होता है। यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से साइन है आपका। तो आप कैटेगराइज कर सकते हो कि सिम्टम्स क्या होता है जो पेशेंट हमें बताता है। पेशेंट हमें क्या बताएगा, भाई पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, डिफॉर्मिटी हो रहा है, इनेबल टू मूव द लिम्ब, डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब, और ये जो है ये साइन हो जाएंगे। टेंडरनेस होगा जो हम देख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि टेंडरनेस है, पेशेंट को शॉर्टनिंग हो रहा है उस अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी का, अनेबल टू मूव द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, और जो एक्सट्रीमिटी है वो उसे मूव नहीं कर पा रहा है, एकाइमोसिस हो रहा है, और क्रैपिटस, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मैं मार्क कर दूं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज क्रैपिटस? क्रैपिटस क्या होता है, जब आप वहां पे जो अफेक्टेड पार्ट होता है, जो फ्रैक्चर वाला पार्ट होता है, उसे जब वहां पे सुनते हो तो वहां पे आपको साउंड सुनाई देता है। ठीक है, क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है, क्रैपिटस साउंड सुनाई देता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्रैपिटस से रिलेटेड। ठीक है, कि ये क्या है, ये भी एक साइन है। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, यस और नो? चलो, एकाइमोसिस तो मुझे लगता है सबको पता होगा क्या होता है डियर, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन। तो मुझे लगता है यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यस, बताओ, साइन एंड सिम्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन लाइनर क्वेश्चंस यहां से पूछा जाता है, बट नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो चीजें याद रखनी है वो क्या है कि यहां से जब क्वेश्चंस आए, जब आपके ऑप्शंस में या सिनेरियो में लेंथी क्वेश्चंस दिया हो तो आप चीजों को समझ पाओ। ठीक है, पैथोग्नोमिक साइन क्या हो गया, अनेबल टू मूव द फ्रैक्चर पार्ट। अगर मान लो ये नहीं दिया हुआ है कि पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्ब या अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को, तो ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, पैथोग्नोमिक। मतलब ये मैंने सारा ही लिखा है। अगर ये नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने क्या सेलेक्ट किया, फर्स्ट प्रायोरिटी में ये हमेशा फर्स्ट साइन होता है। अगर मैं यहां पे लिखूं तो पैथोग्नोमिक साइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको क्या रहेगा, दिस इज द फर्स्ट साइन, दिस इज द फर्स्ट सिम्टम। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट साइन क्या है, फर्स्ट सिम्टम क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन, एकाइमोसिस का मतलब होता है, क्रैपिटस का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो साउंड है वो सुनाई देगा यहां पे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। यहां से मैंने बोल दिया, जो एम्स नॉर्सेट में आया हुआ क्वेश्चन मैं वो भी बता दूं, एक क्रैपिटस से पूछा हुआ है, एकाइमोसिस भी लेंदी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। जैसे मैंने बोला, अनेबल टू मूव द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, अगर ये नहीं होगा तो ये सारे साइन है। पैथोग्नोमिक साइन में ये भी हम कर सकते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पैथोग्नोमिक साइन। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैम इसको भी पैथोग्नोमिक साइन बता रही हैं, टेंडरनेस को भी, ये सारे ऑब्वियसली ये नॉर्मल फिजियोलॉजी तो है नहीं, पैथोनॉमिक साइन है, मतलब ये सारे ही साइंस है, एबनॉर्मल साइंस हैं। तो यहाँ पे अगर आपको प्रायोरिटी में एक को सेलेक्ट करना हो तो क्रैपिटस को सेलेक्ट करना। ठीक है, सबसे पहले, इसलिए मैंने यहाँ से हटाया। फर्स्ट साइन में आएगा तो ऑब्वियसली आप टेंडरनेस करोगे, लेकिन फर्स्ट पैथोग्नोमिक साइन में पूछा जाएगा तो आप क्रैपिटस करोगे, क्योंकि जब बोन टूटता है तो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से
मतलब फ्रिक्शन होगा तो वहां पे एक साउंड क्रिएट होगा जिसे हम क्रेपिटस यहाँ पे बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या डायग्नोसिस करोगे, कैसे हम फ्रैक्चर का पता कैसे चलेगा, तो अगर हम एक्सरे करें उसी से हमें कंफर्म हो जाता है। एक तरह से मैं बात करूं कि कंफर्मेटरी में मुझे इससे ही पता चल जाएगा, कंफर्मेटरी मुझे एक्सरे करके ही पता चल जाएगा कि पेशेंट को क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन फिर भी अगर मुझे और सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुआ है, मसल्स की इंजरी हुआ है, सॉफ्ट टिश्यू में इंजरी हुआ है, तो मैं सीटी करा सकती हूँ और हम एमआरआई भी करा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये डायग्नोसिस नहीं है, इट्स ऑल्सो अ डायग्नोसिस, बट हम एक्सरे से कंफर्म कर सकते हैं। अगर किसी बोन में, मैंने लास्ट क्लास में आपको फ्रैक्चर बताया था, अगर किसी बोन में कोई फ्रैक्चर की कंडीशन इस तरह से देखने को मिलता है तो हमें एक्सरे में दिख जाता है। जब आप एक्सरे करोगे तो एक्सरे से आप इसको कंफर्म कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज द कंफर्मेटरी साइन, क्योंकि हमें यहाँ पे देख के पता चल जाता है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख के हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से कंफर्म हो गया है। समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर। हम फ्रैक्चर का मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, अब किसी को फ्रैक्चर हुआ है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो हमारे एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन। व्हाट इज योर नर्सिंग प्रायोरिटी, या सबसे पहला काम अगर किसी पेशेंट को फ्रैक्चर होता है, अगर रोड साइड में हुआ है तो वहां सेफ्टी होता है। याद रखना, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको सेफर प्लेस पे लेके जाओगे, नहीं तो पता चले और ज्यादा फ्रैक्चर कर जाएगा, कोई और मार के चला जाएगा और आपको भी मार के चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है वहां पे नर्सिंग प्रायोरिटी में, सेफ्टी। लेकिन जब भी किसी पार्ट में अगर मान लो फ्रैक्चर हुआ है तो हम उसका इमोबिलाइजेशन करते हैं, और इमोबिलाइजेशन करने के लिए हम कास्ट का, स्लिंग का, स्लैब का यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कास्ट यूज करते हैं, ठीक है, या फिर उसमें स्लिंग का यूज कर देते हैं, मींस मोबिलाइज करना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। प्रायोरिटी में आपको ये आया हुआ क्वेश्चन है, क्या करना है, इमोबिलाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इमोबिलाइजेशन ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। अब किसी का लोअर लिम्ब में एक फ्रैक्चर हो गया, मान लो आपको इमरजेंसी में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप उसके दूसरे लिम्ब को एक लिम्ब से क्या कर दो, बांध के आप क्या कर सकते हो, इमोबिलाइज कर सकते हो। क्योंकि अगर आप उसे मोबिलाइज करोगे ना तो और ज्यादा फ्रैक्चर हो सकता है, कंप्लीट फ्रैक्चर। मान लो थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ तो कंप्लीट फ्रैक्चर हो सकता है, और भी अदर्स ऑर्गन्स को इंजरी हो सकती है। समझ में आ रहा है, मसल्स को, टिश्यू को इंजरी हो सकती है। इसलिए हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, इमोबिलाइजेशन। हमेशा आपको ये याद रखना है, नॉर्सेट पॉइंट ऑफ व्यू से, अरे भाई फ्रैक्चर का पूछा जाएगा ना तो हमें इमोबिलाइजेशन करना है। प्रायोरिटी में हमें इमोबिलाइजेशन तो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। अब हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टर कास्ट का यूज करते हैं। प्लास्टर कास्ट में आपने देखा होगा हम पीओपी का यूज करते हैं। कभी काम किया है आपने ओपीडी में? जब मैं एम्स में थी तो उस टाइम मुझे कुछ टाइम के लिए ओपीडी में डाला गया था, और वो भी ऑर्थो ओपीडी में। ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स में, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर के पेशेंट्स आते थे, और हमेशा पीओपी पीओपी पीओपी। तो पीओपी को हम डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं करते। सबसे पहले क्या करना होता है, कॉटन रैपिंग करना होता है, और देखना होता है किस तरह का फ्रैक्चर है, ओपन फ्रैक्चर है, क्लोज्ड फ्रैक्चर है, किस टाइप का फ्रैक्चर है, ये सबसे पहले देखा जाता है। समझ में आ रहा है। तो अगर कोई मतलब मान लो वुंड है, पूरा एकदम ओपन फ्रैक्चर है, हड्डियाँ निकल रही हैं, तो डायरेक्ट उस पर पीओपी ऐसे अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे अलग अलग होता है, ट्रैक्शंस वगैरह हम देखेंगे, रिडक्शन, फिक्सेशन, ये सब सारी चीज़ें करनी होती है, सर्जरी करना होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। बट मैं आपको बता रही हूँ इमोबिलाइजेशन के लिए प्लास्टर कास्ट का जो है, प्लास्टर कास्ट भी हम यूज़ करते हैं। पीओपी कास्ट होता है, एक फाइबर ग्लास का कास्ट होता है। मैंने डायग्राम्स भी रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी। अब पीओपी का यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले ये ड्राई फॉर्म में, ये जो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये ड्राई फॉर्म में होता है। और ड्राई फॉर्म में जब होता है तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 और हाफ H2O। क्या होता है डियर, हाफ H2O। लेकिन आप ड्राई फॉर्म में तो अप्लाई नहीं करोगे, आपको पीओपी को क्या करना होता है, वेट करना होता है। हम इस पीओपी को क्या करेंगे, फिर वेट करेंगे। ठीक है, और जब हम वेट कर देते हैं तो दोबारा से आप इसे क्या नहीं, यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वेट करने के बाद सीधा पेशेंट पे अप्लाई करना होता है CaSO4 2H2O। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो फॉर्मूला ध्यान रखना कि ड्राई फॉर्म है, ये इसका वेट फॉर्म होता है, और फाइबर ग्लास कास्ट भी होता है। क्योंकि इस पीओपी को ड्राई होने में कितना टाइम लग जाता है डियर, 48 to 72 आवर्स का टाइम लग जाएगा। हम बोलते हैं इसको ड्राई होने में आपको टाइम लगता है 72 आवर्स तक का टाइम लग सकता है। इतना पेशेंस लोग रखते नहीं है, इसको टच करते हैं। नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो याद रखना। लेकिन अगर कोई फाइबर ग्लास कास्ट
यूज़ करता है तो ये 20 मिनट्स में ड्राई हो जाता है। कितने में ड्राई हो जाएगा? 20 मिनट्स में ड्राई हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं तो 48 से 72 घंटे का टाइम लगता है इसे ड्राई होने में, लेकिन अगर हम फाइबर ग्लास कास्ट यूज़ करते हैं तो उसे ड्राई होने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है। ठीक है, फाइबर ग्लास कास्ट आर यूज टू इमोबिलाइज द बोन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, करेक्ट अलाइनमेंट आफ्टर अ फ्रैक्चर और इंजरी। ठीक है, जिससे कि करेक्ट अलाइनमेंट में बोन आ जाएगा, नहीं तो पता चले ऐसे टेढ़ा हुआ है तो बोन वैसे ही जुड़ जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, करेक्ट अलाइनमेंट देना होता है बोन को, एक करेक्ट शेप मिल जाता है बोन को। ठीक है, बाकी हम स्लैब का यूज भी करते हैं और स्लिंग का यूज भी करते हैं। स्लिंग जो है एक तरह से सपोर्ट देने का काम करता है और स्लैब आपको सरफेस पे अप्लाई किया जाएगा। डायग्राम दिखाती हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये डायग्राम आप दिख रहा है, सबको क्लियर दिख रहा है? यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हो, जो पेशेंट के किस में फ्रैक्चर हुआ है, इधर रेडियस अल्ना में फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, इस वाले पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है। तो यहाँ पे क्या यूज किया, ये जो यहाँ पे इस पेशेंट के हैंड पे अप्लाई किया उसे क्या बोलते हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे फुल सरकमफेरेंस में, जिसे सरकमफेरेंशियल मैनर में यूज किया जाता है, वो हमारा कास्ट होता है। और जो हाफ सरकमफेरेंस, पूरा होल ओवर सरकमफेरेंस में यूज नहीं, सिर्फ हाफ वाले पार्ट में यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझना है। यहीं पे मैंने लिखा है जो सिर्फ सरफेस पे यूज किया जाएगा, एस से स्लैब, एस से सरफेस, आप याद कर सकते हो। एस से स्लैब, एस से सिर्फ सरफेस पे यूज किया जाता है, हाफ। ठीक है, पूरे सरकमफेरेंस पे यूज नहीं किया जाएगा। और कास्ट, सी से कास्ट और सी से सरकमफेरेंस आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये है आपका स्लैब। ठीक है, जो होल सरकमफेरेंस में यूज नहीं कर रहे हैं, और जो इस पेशेंट में यूज किया हुआ है वो क्या है, कास्ट। कास्ट क्या होता है, सी से कास्ट, और सी से मैंने बोला था पूरे सरकमफेरेंशियल मैनर में यूज किया जाएगा। आई थॉट आज ही क्लास में आपको ये तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कास्ट क्या होता है, स्लैब क्या होता है, स्लिंग क्या होता है। आपने देखा होगा हाथ में फ्रैक्चर होता है, कास्ट अप्लाई करने को सपोर्ट देने के लिए स्लिंग यहाँ पे इस तरह से बांध देते हैं। ठीक है, इस तरह से गले में बांध देते हैं। और यहाँ पे हमेशा नॉड से भी पूछा जाता है नर्सिंग के जैसे, नॉड कहाँ पे लगाया जाएगा, नेक के बिहाइंड। नॉड कहाँ पे लगाया जाएगा, नेक के बिहाइंड द नेक। ठीक है, और इस तरह से गले में लटका के इसको सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, तो वो होता है स्लिंग, जो लटकाया जाएगा। ये सामने जो है वो क्या है, कास्ट। आई थॉट आपको क्लियर हो गया। सी से कास्ट, सी से सरकमफेरेंशियल मैनर में ये यूज किया जाता है, और एस से स्लैब है, और एस से मैं बोलूंगी, एस से आप याद रखना इसे सरफेस पे यूज किया जाता है, एक साइड से सपोर्ट देने के लिए। यहाँ पे है तो इस तरह से एक साइड से, हाफ साइड में लगाया है, सिर्फ सपोर्ट देने के लिए यूज किया गया है। तो ये क्या है, स्लैब। तो एस से स्लैब, एस से स्लैब और एस से सरफेस। और ये होल सरकमफेरेंस में कभी भी याद रखना पूरे होल सरकमफेरेंशियल मैनर में नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, नॉट इन द सरकमफेरेंशियल मैनर। अब आइडेंटिफाई दिस डायग्राम, ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क तो क्या है, मैं आपको बता ही देती हूँ, क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया मैंने, सबको आंसर करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई, क्योंकि अब नॉर्सेट के एग्जाम में बैठोगे तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। और मेनली यहाँ से मैं बता दूं, नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है। आइडेंटिफाई द डायग्राम। तो आप ये देखो, आप बोलोगे मैम ये भी सरकमफेरेंशियल मैनर में लगाया हुआ है, पूरे ही हाथ में लगाया हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये आपका फाइबर कास्ट है। कौन सा है डियर, फाइबर कास्ट अप्लाई किया हुआ है। समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या जाएगा, फाइबर कास्ट। मैंने बताया था ना, देखो मैंने आपको बताया था फाइबर ग्लास का कास्ट लगाया जाता है। तो ये जो है आपका फाइबर कास्ट है, फाइबर ग्लास का फाइबर ग्लास कास्ट है। और ये फाइबर ग्लास कास्ट जो होता है, ये फाइबर ग्लास कास्ट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने अभी बताया था ओनली 20 मिनट्स का टाइम जो है वो लगता है। ठीक है, 20 मिनट्स का टाइम लगता है जिसमें ये ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बताओ इस डायग्राम को, ये मैं आपको होमवर्क में दे सकती हूँ। यस, इट्स योर होमवर्क। अभी तक तो समझ में आ गया होगा ये क्या है, ये स्प्लिंट है। बोलोगे मैम बता ही देते हो, होमवर्क क्या रहा फिर। ठीक है, ये आपका क्या है, स्प्लिंट है। आइडेंटिफाई दिस डायग्राम, आइडेंटिफाई दिस डायग्राम। लेकिन ये कौन सा स्प्लिंट है वो यूज करना है। देखते हो ना, ये भी सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। तो ये भी एम्स के एग्जाम में आया हुआ है बहुत पहले, 2016 नहीं 18 के एग्जाम में शायद आया हुआ है। तो ये जो यूज किया हुआ है आप देखते हो, इस तरह से पूरा सपोर्ट किया हुआ है लेग को,
है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिंट बोलते हैं। तो आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा स्प्लिंट है, इसका नाम क्या है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है ये आपको बताना है। जब किसी पेशेंट को फ्रैक्चर होता है, जब किसी पेशेंट को कास्ट लगता है, यहां से बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछा गया है और आपको याद रखना है व्हाट इज योर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन द पेशेंट हैविंग कास्ट। अगर किसी पेशेंट को पीओपी कास्ट लगाया गया है तो क्योंकि आपको पता है उसे सूखने में ज्यादा टाइम लगता है, समझ में आ रहा है, और कभी भी हम उसे ड्राई, मतलब वैसे आप यूज कर सकते हो, कभी भी अपने टिप से नहीं, अपने पाम से उसे यूज करना है, नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो पेशेंट को बर्न भी हो सकता है, ठीक है। और जो हम यहाँ पे ड्राई करने के लिए हेयर ड्रायर यूज करते हैं उसमें दो मोड होता है, एक कूल मोड होता है, एक मतलब हॉट मोड होता है। जो हॉट मोड होता है, कभी भी हॉट मोड में हेयर ड्रायर को नहीं यूज करना चाहिए, ऊपर से तो वो क्या करेगा, पेशेंट के स्किन को बर्न भी कर सकता है, समझ में आ रहा है। तो कूलर मोड वाला आप हमेशा यूज करोगे, कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हेयर ड्रायर वाला ऑप्शन देखते ही आप सीधा हटा दो, नहीं नहीं नहीं, यूज नहीं कर सकते, पूरा पढ़ो। हेयर ड्रायर जो है कैन बी यूज्ड ऑन द कूल सेटिंग्स, कूल सेटिंग्स में हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिखा है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में नॉर्सेट में डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है। और कहीं ना कहीं मैं लिखती थी, आपको मैं बता दूं, कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स में लिखती थी तो सिर्फ आधे घंटे क्लास में हम दो, मतलब एक ही दो टॉपिक कर पाते थे, इसलिए मैंने स्लाइड बनाया है जिससे सारी चीजें आपको डिलीवर हो और आप जल्दी से जल्दी चीजों को समझ पाओ। सबसे पहले जब भी पेशेंट को कास्ट अप्लाई किया है तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, एलिवेट द एक्सट्रीमिटी, उसके बाद अलाउ टू ड्राई, उसे सूखने के लिए रखना है। अ वेट प्लास्टर कास्ट, आपको पता है पीओपी वाला मैंने बोला था ना, ड्राई फॉर्म में होता है, उसे हम वेट करते हैं और फिर जिस भी मैनर में हम उसे यूज कर सकते हैं। तो उसे सूखने तक कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। हैंडल विद द पाम ऑफ द हैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक 1 स्टार, ठीक है। हेयर ड्रायर वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे यूज किया है वो याद रखना है, ठीक है। कि इसे किससे यूज करना है, पाम ऑफ द हैंड से यूज करना है, नॉट विद द फिंगर टिप्स, इसे फिंगर टिप्स से नहीं यूज करना है। क्वेश्चन आ चुका है डियर, याद रखोगे। टर्न द एक्सट्रीमिटी एवरी 1 to 2 आवर्स में, जैसे एक ही जगह पे ऐसे नहीं रखना है, समझ में आ रहा है, एक ही सरफेस पे इस तरह से नहीं रखना है, टर्न करते रहना है, क्योंकि वो वेट होता है। किसी भी सरफेस पे रखोगे ना, अगर वो प्लेन सरफेस या कुछ नहीं है तो वहां का शेप ले लेगा, इसीलिए कभी भी एक ही जगह पे लंबे टाइम तक उसे नहीं रखना है। हाँ, तभी तो आप क्या करोगे, उसे टर्न करते रहोगे जिससे वो वेट जो है वो ड्राई हो जाए, और नेचुरली हम उसे ड्राई होने देंगे। इस तरह से कुछ भी हमें नहीं यूज करना है। अगर यूज करना भी है तो हेयर ड्रायर कैन बी यूज्ड, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आया है इन द कूल सेटिंग, इन द कूल सेटिंग, ठीक है। मॉनिटर क्लोजली फॉर सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी पेशेंट को कास्ट अप्लाई हुआ है, कभी कभी क्या होता है, सबसे पहले मैंने बोला कॉटन रैपिंग करते हैं, जैसे हमारे वहाँ पीओपी ओपीडी में होता था, सबसे पहले कॉटन रैपिंग करते थे, उसके ऊपर से पीओपी लगाते थे, ठीक है, लेयर्स में लगाते हैं, इस तरह से डायरेक्टली हम नहीं लगाते हैं। तो वहां पे क्या ध्यान रखना था कि बहुत ज्यादा टाइट ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट होने से क्या होगा, सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट होगा और यहाँ पे पेशेंट को क्या हो जाएगा, नमनेस हो जाएगा, और यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, पेशेंट फिंगर्स को भी मूव नहीं कर पाएगा, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, स्वेल्ड हो जाएगा पेशेंट का हाथ, वो अनेबल टू मूव भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कभी भी नमनेस दिखता है या फिर कोई भी सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट आपको दिखता है यहाँ पे, ठीक है, डिस्टल टू द कास्ट, ठीक है, डिस्टल हमेशा जहां पे अप्लाई किया उससे डिस्टल में आपको चेक करना है, वहां का पल्सलेसनेस आपको दिख रहा है, पल्स फील नहीं हो रहा है, या फिर पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है, ब्लूइश डिस्कलरेशन है, इस तरह से जो भी है आपको सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट दिख रहा है, तो आप तुरंत ही क्या करोगे, कास्ट को काट के हटा दोगे। उसे हम बोलते हैं बाईवॉल्विंग ऑफ द कास्ट। जब भी हम कास्ट को हटा देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाईवॉल्विंग। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर हम बोलते हैं कटिंग द कास्ट इमीडिएटली। हमारा काम क्या है, इमीडिएटली उसको वहां पे इमीडिएटली इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और क्या करेगा, कास्ट को काटेगा, बाईवॉल्विंग करेगा। देखो पीओपी लगाना हमारा काम नहीं है, ठीक है, हमारा काम है ही नहीं, वो ऑर्थोपेडिशियन का काम होता है, बट उस टाइम पे असिस्ट करना, इन चीज़ों को देखना, पेशेंट को गाइड करना, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना, उसके बारे में चीज़ों को समझाना, कैसे छूना नहीं है, ऐसे ये नहीं करना,
यहाँ पे जो सारी चीजें लिखी है ना, ये हमारा काम है। याद रखना, पीओपी, फाइबर क्लास, ये सब अप्लाई करना हमारा काम नहीं है, लेकिन यहाँ जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है ये हमारा काम है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, मॉनिटर क्लोजली फॉर द सर्कुलेटरी इम्पेयरमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, और ये भी आपको देखना है कि कोई साइन ऑफ कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। टेम्परेचर होगा, ये भी यहाँ से पूछा जाता है, टेम्परेचर आपको फील होगा, पेशेंट को टेम्परेचर होगा। हॉट स्पॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे हॉट स्पॉट होगा, फाउल ऑर्डर आएगा, ये इंडिकेट करता है। कभी भी इतना लेंथी क्वेश्चन नॉर्सेट का आया है, इस तरह के इंपॉर्टेंट साइंस लिखे हुए तो समझ जाओ पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है। अगर डमनेस हो रहा है, पेशेंट को पल्सलेसनेस हो रहा है, इस तरह से डिस्टर्स पल्स फील नहीं हो रहा है, इस तरह की चीजें लिखी हुई है, तो समझ जाओ सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट हो रहा है। हमें हमारा प्रायोरिटी मैनेजमेंट में क्या रहेगा, इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर का सबसे पहला काम क्या रहता है, बायोवॉल्विंग एंड कटिंग ऑफ द कास्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हमें दिख रहा है कोई हमारे आसपास नहीं है और सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट कंफर्म है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम भी उसको क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली बायोवॉल्विंग या कटिंग कर सकते हैं। कट करके हटा दो, वहां पे कटर होता है, आपने देखा होगा ना ड्रिल मशीन, मैंने 2-3 कास्ट कट किए थे। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत डर लग रहा था वो मशीन को उस बक्से में से निकाल के और फिर यूज करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं किया था। जब मैं ओपीडी में गई, पेशेंट आया कि भाई प्लास्टर कास्ट रिमूव करना है, तो डॉक्टर बोले वो तो तुम भी कर दोगे, कर दो। मैंने कहा यार मैंने तो कभी किया नहीं है, स्टूडेंट टाइम पे मैंने ऑर्थोपेडिक्स में इतना मेरा एक्सपोजर नहीं रहा है, तो मैं कैसे करूंगी। फिर एक दो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने बताया कि भाई ऐसे करके कट करना होता है, तुम क्या कर रहे हो, लाओ मैं बताता हूँ। उसने पकड़ा ऐसे, मैंने कहा यार ये तो ड्रिल मशीन है, उसकी पूरी ब्लेड लगाई और धर 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 चालू। मैंने कहा कहीं हाथ वाथ कट गया तो, कह रहे ऐसे कट नहीं होता, ये स्किन को कट नहीं करता। मैंने कहा ऐसे कैसे, जब ये प्लास्टर कास्ट काट रहा है तो स्किन भी काट सकता है। जो इसकी ऐसे मतलब पत्ती सी ब्लेड सी थी उससे चलाए जा रहे, कह रहे नीचे कॉटन भी होता है, नहीं होता है। फिर भी मैं जब भी मैंने कट किए, बहुत सारे कट किए, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता था। जब भी मैं ऐसे चलाती थी ना, ग्रर, पेशेंट भी डर रहा होता था, उससे ज्यादा मुझे डर लगता था। स्टार्टिंग के 1-2 में डर लगा, उसके बाद तो पता चल गया हाँ कॉटन और लेयर्स होते तो हाथ तो नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले कॉटन लगाते हैं, फिर वो जो है बैंडेज लगाते हैं, उसके ऊपर से पीओपी लगाते हैं, तो इतना ज्यादा कुछ नहीं रहता है, आराम से कट जाता है। और साइड कर दो, उस पेशेंट अपना हाथ यूं निकाल लेगा उसमें से बाहर, बहुत आराम से निकल जाता है। ठीक है, चलो मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन, ये हमें देखना होता है। एक होता है विंडो कास्ट। व्हाट इज विंडो कास्ट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो किसी पेशेंट का इस तरह से हाथ है, ठीक है, इस पे कास्ट अप्लाई करना है, लेकिन उसको क्या है, यहाँ पे वुंड है, यहाँ पे ओपन वुंड है। तो अब जब कास्ट अप्लाई किया जाएगा तो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे और पूरे हाथ पे इस तरह से, जैसे अभी आपने देखा था ना, पूरा यूज किया जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, इस वाले पार्ट को जहां पे वुंड था उस वाले पार्ट को छोड़ दिया है। ठीक है, समझ में आया, ये अप्लाई किया है और इस वाले पार्ट को छोड़ दिया है। तो जो जिस पार्ट पे वुंड होता है, इंजरी होता है, वहां पे क्या है, खिड़की सी खुल जाती है, कहते हैं ना, यहाँ पे पूरा क्या किया है, ओपन छोड़ दिया है, क्योंकि वहां से कोई भी पस होगा, ड्रेनेज होगा या कुछ भी होगा तो वहां से क्या हो सकता है, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कास्ट में क्या होता है, जो स्पेस छोड़ा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विंडो। क्या बोलते हैं डियर, विंडो। तो ये क्या हो गया, विंडो कास्ट। तो बहुत इजी है टर्म को समझना, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, मूवमेंट ऑफ थंब एंड फिंगर्स, जब भी पेशेंट को कास्ट अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं भाई हाथ वाथ मूव करो, चल रहा है या नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट करने के लिए फिंगर्स का। ऐसे तो बोलोगे नहीं कि ये लो उस हाथ में, जिस हाथ में कास्ट लगा है डंबल संबल उठाओ, ऐसा नहीं बोलना है, लेकिन मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फिंगर्स का। या फिर जब कास्ट लगाए तो पेशेंट क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज क्या कर सकता है, वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है, मींस फिंगर को ओपन क्लोज इस तरह से हम बोलते हैं करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। बस ये एक्सरसाइज जो है हम पेशेंट को यहाँ पे बताएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ कास्ट जब अप्लाई किया हो तो किन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, ये मैंने बताया, जहां से डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चंस दिखेंगे। और इसके बेस्ड जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो आपको चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है, ट्रैक्शन 2 टाइप का होता है। ठीक है, ट्रैक्शन आपने देखा होगा, ट्रैक्शन क्या होता है, एक पुलिंग डिवाइस होता है जिसका प्रिंसिपल अगर हम बोले तो काउंटर ट्रैक्शन पे काम करता है। समझ में आ रहा है, ट्रैक्शन का अभी मैं सारे डायग्राम्स दिखाऊंगी। 2 टाइप का ट्रैक्शन होता है, एक स्किन ट्रैक्शन होता है, एक स्केलेटल ट्रैक्शन होता है। बता सकते हो क्या होता है, कौन कौन से होते हैं स्किन ट्रैक्शन, आपको कमेंट बॉक्स में पूरा लिखना है कि स्किन ट्रैक्शन कौन से होते हैं और स्केलेटल ट्रैक्शन कौन सा होता है, जल्दी से जल्दी बताएंगे। यहां पे मैं लिख देती हूँ, ट्रैक्शन इज अ पुलिंग फोर्स। ठीक है, ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन इज अ
ट्रैक्शन क्या है? ट्रैक्शन इज अ पुलिंग फोर्स। मैंने बोला ना अभी, जिसे आपने देखा होगा ऑर्थोपेडिक्स में काम करते होगे, तो इस तरह से रस्सी से बांध के पैर में लटका दिया जाता है। आप बोलते हैं कितने निर्दयी लोग हैं, एक तो फ्रैक्चर हो गया, ऊपर से इसमें रस्सी में बांध के ईंट लटका रहे हैं, ठीक है, इतना वेट लटका रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैक्शन इज अ पुलिंग फोर्स, उसमें पुलिंग फोर्स नहीं तो शॉर्टनिंग। अभी आपने बोला शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब हो जाएगा, मसल स्पाज्म हो जाता है वहां पे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखना है तो लिख सकते हो, इट इज अ ट्रैक्शन इज अ पुलिंग फोर्स, ट्रैक्शन इज अ पुलिंग फोर्स अप्लाई इन अपोजिट डायरेक्शन। Traction is a pulling force applied in a opposite direction. Oh shit. In a opposite direction. Traction is a pulling force applied in the opposite direction में apply किया जाता है। समझ में आ गया? Opposite direction में apply किया जाएगा। एक skin traction होता है, एक skeletal traction होता है। दो टाइप का traction मैंने बताया। Skin traction क्या होगा? जो कि skin पे apply किया जाता है। Apply over the skin, अप्लाई ओवर द स्किन। और ये इनडायरेक्टली किस पे फोर्स डालेगा? इनडायरेक्टली पुल द बोन। डायरेक्टली ये पुल द बोन नहीं करता है, ये इनडायरेक्टली पुल द बोन, ठीक है, क्योंकि स्किन पे लगाओगे, स्किन पे वेट लटकाओगे तो क्या होगा? इनडायरेक्टली पुल करेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली पुल द बोन, ये इनडायरेक्टली पुल करता है बोन को। मुझे लगता है यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या है? अप्लाई ओवर द स्किन। हम क्या करते हैं? डायरेक्टली अप्लाई ओवर द स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, और ये क्या करेगा? इनडायरेक्टली पुल करेगा बोन को। लेकिन जो स्केलेटल ट्रैक्शन होता है, इसे हम क्या करते हैं? डायरेक्टली अप्लाई ओवर द बोन, ठीक है। ये क्या करेगा? डायरेक्टली पुल द बोन, डायरेक्टली अप्लाई ओवर द बोन, डायरेक्टली पुल द बोन, डायरेक्टली पुल द बोन। ये बोन को डायरेक्टली पुल करता है, जिसमें मैंने बताया एक बक्स ट्रैक्शन है, बैरियन ट्रैक्शन है, रुसेल ट्रैक्शन है, पेल्विक ट्रैक्शन है, डनलप ट्रैक्शन है, ठीक है, सर्वाइकल ट्रैक्शन है। इसके साथ साथ यहाँ पे सर्वाइकल ट्रैक्शन, स्किन वाला भी होता है सर्वाइकल ट्रैक्शन, ठीक है, सर्वाइकल ट्रैक्शन भी यूज किया जाता है। बैरियन ट्रैक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं? गैलोज ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं डियर? गैलोज ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे चीजें आप बोलोगे कि ऐसे लिख दिया, कैसे याद करेंगे? आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगर डायग्राम आएगा ना तो उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बैरियन ट्रैक्शन है या फिर ये गैलोज ट्रैक्शन है, सर्वाइकल ट्रैक्शन है, पेल्विक ट्रैक्शन है, और जो स्किन पे अप्लाई किया हुआ है और इनडायरेक्टली प्रेशर बोन पे डाल रहा है, इनडायरेक्टली पुल कर रहा है बोन को, तो उस ट्रैक्शन को हम स्किन ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ चीजें होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बोन में नेलिंग कर दिया है, ठीक है, उसमें क्या रॉड डाल दिया है और फिर उस पे वेट लटकाया गया है, तो जो ट्रैक्शन क्या किया जाता है? डायरेक्टली बोन के पे अप्लाई किया जाता है और बोन पे डायरेक्टली प्रेशर डालता है, उसे हम बोलते हैं स्केलेटल ट्रैक्शन। इस हड्डी में छेद किया, रॉड डाला और उसके थ्रू वेट लटका दिया, तो उसे आपने देखा डायरेक्टली बोन में छेद करके रॉड डाला है और वहां से वेट को लटकाया है, तो ये क्या हो गया? स्केलेटल ट्रैक्शन हो गया। तो सिंपल है समझना, डायग्राम्स दिखाऊंगी अभी समझ में आ जाएगा। स्केलेटल ट्रैक्शन का एग्जांपल बताऊं तो सर्वाइकल टोंग्स और हैलोज ट्रैक्शन यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है हैलोज ट्रैक्शन किसे बोलते हैं, सर्वाइकल टोंग क्या होता है। तो ये सारे डायग्राम्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, तो चीजें और समझ में आ जाएंगी। अब देखो फर्स्ट डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे यही चीज समझना है। समझ में आ रहा है? ये जो ट्रैक्शन लगा हुआ है लोअर लिम्स फ्रैक्चर्स के लिए यूज किया जाता है, जो कि आप देख सकते हो ये स्किन पे, देखो इस तरह से स्किन पे लगाया गया है, कोई बोन में छेद वेद करके कोई रॉड नहीं डाला है, स्किन पे ट्रैक्शन अप्लाई किया है, वेट को हैंग किया हुआ है, जो कि इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहा है किस पे? बोन पे। क्योंकि हमेशा जो ट्रैक्शन होता है उसका प्रिंसिपल क्या होता है? काउंटर ट्रैक्शन। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। देखो मैंने लिखा है कि ट्रैक्शन क्या है? इट इज अ पुलिंग फोर्स। ये क्या है? खींचने वाला एक पुलिंग फोर्स होता है, इन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर इस तरह से बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो उसके डिस्टल पार्ट में आपने क्या किया? वेट को हैंग किया, तो हमेशा अप्लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे नाम याद रखना सबसे पहला, ये सारे स्किन ट्रैक्शन है। कौन से हैं डियर? स्किन ट्रैक्शन। ये देखो स्किन ट्रैक्शन है, इट इज अ टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन, और इसे हम क्या बोलते हैं? बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन, ये सीधा करने के लिए एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, ये
अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे एरो भी बना के आपको समझाया गया है, ठीक है। किस पे अप्लाई किया है डियर? स्किन पे। किसके लिए यूज करते हैं? लोअर लिम्ब फ्रैक्चर। और एक चीज और है, अगर ओपन वुंड होगा, पे इंजरी रहेगा, तो कभी भी हम स्किन ट्रैक्शन यूज नहीं करते हैं। अगर डायरेक्टली वुंड है, स्किन में इन्फेक्शन है, स्किन पे इंजरी हो रखा है, तो कभी भी आप स्किन ट्रैक्शन यूज नहीं करोगे। बट यहाँ पे जब लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर होता है और कोई ओपन वुंड नहीं है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं। और जब हम स्किन ट्रैक्शन यूज करते हैं, एक चीज और याद रखना, जब भी हम स्किन ट्रैक्शन यूज करते हैं तो हमेशा कितना, अगर वेट 4 से 5 केजी तक यूज कर सकते हैं, और मोर देन 5 केजी अगर वेट यूज करना है तो स्केलेटल ट्रैक्शन यूज किया जाता है। डायरेक्ट बोन पे प्रेशर डाल के यूज किया जाता है। वहां पे भी मैक्सिमम 18 केजी तक जो है 20 केजी तक वेट हैंग कर सकते हैं। तो 11 to 18 केजी या मोर देन 5 केजी जब पूछा जाएगा तो स्केलेटल ट्रैक्शन होता है। सेकेंड वन ये क्या होता है? बैरियन ट्रैक्शन, ठीक है। ये आपका क्या है? बैरियन ट्रैक्शन। और मैंने बोला था बैरियन ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? गैलोज ट्रैक्शन। मैंने वैसे सारे ही डायग्राम्स कोशिश किया है कि आपको सारे डायग्राम्स मिल जाए और आपको चीजें डायग्राम से याद हो। अब यहाँ पे बैरियन ट्रैक्शन ये हमें कहाँ पे यूज किया जाता है? चिल्ड्रंस में यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? चिल्ड्रंस में यूज किया जाता है, मेनली लोअर लिम्ब फ्रैक्चर्स के लिए। किसमें डियर? लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर्स के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, कभी भी हिप, व्हाट इज द नर्सिंग इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कभी भी हिप जो है वो टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, इसका जो ये बटक्स वाला पार्ट है स्लाइटली एलिवेटेड एंड क्लियर ऑफ द बेड। स्लाइटली एलिवेट, ये जो मैं बोल रही हूँ बटक्स है या जो हिप है वो स्लाइटली एलिवेट होना चाहिए, ठीक है। जो बटक्स वाला पार्ट बच्चे का दिख रहा है, बटक्स वाला या हिप वाला पार्ट स्लाइटली एलिवेटेड द बेड, स्लाइटली एलिवेटेड, डू नॉट टच द बेड। क्या याद रखोगे? डजंट टच द बेड, बेड को टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर आपके इस ट्रैक्शन लगाने का कोई फायदा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वो थोड़ा सा जो हिप है वो एलिवेटेड रहना चाहिए, डू नॉट टच द बेड, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां से ये जो नी है वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होना चाहिए। यहां पे मैं लिख देती हूँ, ये जो नी है, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नी स्लाइटली, स्लाइटली, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा मोड़ देना है, फ्लेक्स्ड। और यहां से हिप वाला याद रखना है, हिप एलिवेटेड, डजंट टच द बेड, ये बेड को टच नहीं करना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, चिल्ड्रंस में यूज करते हैं, लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर्स में यूज करते हैं। इसमें दोनों ही लेग को क्या किया जाता है? 90 डिग्री पे इस तरह से ऊपर की तरफ हैंग किया जाता है, देख रहे हो आप, इस तरह से, ठीक है। जिसमें ये वाला पार्ट, हिप वाला पार्ट थोड़ा एलिवेट होना चाहिए। तो लोअर लिम्ब फ्रैक्चर के लिए चिल्ड्रंस में यूज करते हैं, बटक्स और हिप स्लाइटली एलिवेटेड टू द बेड रहना चाहिए, स्लाइटली एलिवेटेड टू द बेड रहना चाहिए, नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड रहना चाहिए, लेग हमेशा 90 डिग्री में हैंग रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट डायग्राम देख सकते हो। ये दोनों ही डायग्राम्स किसको इंडिकेट कर रहा है? रुसेल ट्रैक्शन को, ठीक है। कौन सा है ये? रुसेल ट्रैक्शन। ये भी इट्स अ टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन, ये भी टाइप्स ऑफ स्किन ट्रैक्शन है, ठीक है। रुसेल ट्रैक्शन भी क्या है? एक तरह का आपका स्किन ट्रैक्शन है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है स्किन पे। तो ये आप कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से स्किन पे रैप करने के बाद और फिर यहाँ से वेट को हैंग किया गया थ्रू द पुलिस, ठीक है। पुलिस के थ्रू इस तरह से क्या किया गया है? वेट को हैंग किया, यहाँ पे वेट लटकाया है। और मैंने हमेशा बोला है यहाँ पे वेट ज्यादा नहीं लटका सकते। अब स्किन में इतना थोड़ी ना लटका के बिल्कुल कर दोगे, तो 4 to 5 केजी मैक्सिमम आप 4 to 5 केजी जो है वो वेट हैंग कर सकते हो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना है, इज अ टाइप ऑफ रुसेल ट्रैक्शन। कौन सा ट्रैक्शन हो गया? रुसेल ट्रैक्शन। ये भी आप देख रहे हो लोअर लिम्ब के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे फीमर फ्रैक्चर हो गया, फीमर फ्रैक्चर के लिए यूज कर रहे हैं, या लोअर लिम्ब का कोई फ्रैक्चर हो गया तो उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे पुलिस वाला जो लगाया हुआ है, काउंटर ट्रैक्शन लगाया हुआ है, वो चीज आपको ध्यान देना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो मैंने पहले वाला बताया था, जो डिफरेंस क्या है आपके बक्स ट्रैक्शन में और रुसेल ट्रैक्शन में? यहाँ पे डायरेक्टली फोर्स को अप्लाई किया गया है, और रुसेल ट्रैक्शन में पुलिस के थ्रू जो है वेट को हैंग किया गया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। और मेनली अगर पूछा जाएगा तो ये फीमर फ्रैक्चर के लिए, मैंने बताया ना ये किस फ्रैक्चर के लिए होता है? लोअर में फीमर फ्रैक्चर का स्पेशली नाम दिया जाएगा, तो आप सेलेक्ट करोगे रुसेल ट्रैक्शन, फीमर फ्रैक्चर के लिए।
ये देखो यहाँ पे ये भी स्किन का ट्रैक्शन है, क्योंकि बोन में कोई, देखो बोन में जब रेलिंग की जाए, नेलिंग की जाएगी या रॉड डाला जाएगा और उसके थ्रू वेट को हैंग किया जाएगा तो वो होगा स्केलेटल ट्रैक्शन। बट यहाँ पे क्या है, ये देखो हिप में इस तरह से कोई रॉड नहीं डाला, कोई नेल नहीं डाला, डायरेक्टली हिप में इस तरह से बैंडेज का ये अप्लाई करके और क्या किया गया है, वेट हैंग किया गया है। तो ये कौन सा ट्रैक्शन हो गया, इट्स अ टाइप ऑफ पेल्विक ट्रैक्शन। पेल्विक फ्रैक्चर के लिए, पेल्विक फ्रैक्चर में हम यूज करते हैं, ठीक है, पेल्विक ट्रैक्शन। और यहां से ये पूरा नहीं दिखाया है, बट यहां से क्या होता है, वेट हैंग किया जाता है, इस तरह से यहाँ पे वेट हैंग किया जाता है। और एक चीज याद रखना, जो यहाँ पे वेट हैंग करते हैं कभी भी ये नीचे जमीन को टच नहीं होना चाहिए, हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये हमारा काम होता है देखना कि जब भी पेशेंट को वेट हैंग किया गया हो तो वो कभी भी फ्लोर को टच नहीं होना चाहिए, और कभी भी अगर हटाना है तो हम एकदम से हटाते नहीं है उसको, ठीक है, कभी भी एकदम से नहीं हटाना होता है। और ये देखना होता है डजंट टच द फ्लोर, डजंट टच द फ्लोर, टच द फ्लोर, कभी भी फ्लोर को ये टच नहीं करना चाहिए। ये हमें तो फिर फायदा ही नहीं रहेगा ना, ट्रैक्शन का क्या फायदा रहेगा जब तक उसे फोर्स, पुलिंग फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर जमीन पर टच होकर रखा हुआ है तो कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह से इसको हैंग करके लटकाया जाता है जिससे पुलिंग फोर्स रहे। समझ में आ रहा है, चलो आइडेंटिफाई करो। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्किन ट्रैक्शन, ये भी स्किन ट्रैक्शन है। कौन सा है, स्किन ट्रैक्शन। दिख रहा है कहीं नेलिंग की गई है, नहीं, इस तरह से हाथ में पट्टी लगा के बांधा गया है। स्किन ट्रैक्शन टू मेंटेन द प्रॉपर आर्म पोजीशन, ठीक है। ये आर्म फ्रैक्चर्स के लिए होता है। अगर आर्म फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या किया जाता है, स्किन ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है टू मेंटेन द प्रॉपर आर्म पोजीशन, की प्रॉपर पोजीशन में रहे, है ना। ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो रहा है तो आर्म में अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो हम डनलप ट्रैक्शन। तो अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम इसलिए डाला है क्योंकि डायरेक्ट हम नाम लिख सकते थे कि ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा, आर्म का फ्रैक्चर होगा, फीमर का फ्रैक्चर होगा, चिल्ड्रंस में अगर लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर होगा तो कौन से टाइप के स्किन ट्रैक्शन को हम यूज करते हैं। और स्किन ट्रैक्शन कभी भी अगर स्किन में इंजरी होता है, इन्फेक्शन होता है तो उस केस में हम यूज नहीं करते हैं, तब हम स्केलेटल ट्रैक्शन पे जाते हैं। और वेट भी अगर हमें ज्यादा यूज करना होता है तो हम स्केलेटल ट्रैक्शन पे जाते हैं, स्किन ट्रैक्शन यूज नहीं करते। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो, ये सर्वाइकल, ये भी स्किन ट्रैक्शन है, लेकिन ये कहाँ पे, सर्वाइकल में अगर फ्रैक्चर हो रहा है और हमें स्किन ट्रैक्शन यूज करना है तो ये किसका डायग्राम हो गया, सर्वाइकल, लिखा ही हुआ है सर्वाइकल स्किन ट्रैक्शन। अभी मैं और भी दिखाऊंगी कि सर्वाइकल फ्रैक्चर होता है तो हम स्केलेटल ट्रैक्शन भी यूज करते हैं, और उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है वो भी आपको याद रखना है। बट ये क्या है, देखो सर्वाइकल, यहाँ पे भी वेट हैंग किया गया है लेकिन कोई यहाँ पे नेलिंग नहीं की गई है, कोई रॉड नहीं डाला है, डायरेक्टली आपका क्या गया है, सर्वाइकल जो है स्किन ट्रैक्शन का यूज किया गया है, ठीक है। सर्वाइकल में लगाते हैं ना यहाँ पे लोग, कुछ लोग ऐसे गले में भी लगाते हैं अगर होता है तो, सर्वाइकल फ्रैक्चर होता है तो, कुछ नेक में इस तरह का मोच आ जाता है तो भी आपने देखा होगा बहुत लोग लगा के घूमते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये ट्रैक्शन के लिए है, पुलिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। वैसे अगर स्केलेटल ट्रैक्शन में होगा तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यहाँ पे डाला जाता है जिसमें वेट हैंग किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का अगर नाम पूछे, जैसे कि आपको सर्वाइकल टोंग दिख रहा है तो सर्वाइकल टोंग में यहाँ पे क्या की गई है, नेलिंग की गई है, और उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिख रहा है उसका नाम कभी कभी पूछते हैं, उसका नाम होता है क्रचफील्ड स्कल ट्रैक्शन। इसे क्या बोला जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना, क्रचफील्ड स्कल ट्रैक्शन। जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसे सर्जरी के थ्रू क्या किया जाता है, यहाँ पे हेड वाले रीजन में देख रहे हो, यहाँ पे दोनों पार्ट में लगाया जाता है, इसे हम बोलते हैं सर्वाइकल टोंग। तो ये भी पूछा जाता है कि सर्वाइकल टोंग को आइडेंटिफाई करना है, सर्वाइकल टोंग क्या है और हैलोस ट्रैक्शन क्या डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे जो नेलिंग करके वेट लटकाए, देखो ज्यादा वेट लगा सकते हैं, वहां पे आपने देखा होगा 1-2 ब्लॉक था, लेकिन यहाँ पे कितना ज्यादा वेट लगाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन, जो कि स्केलेटल में आपको दिख रहा है, सीधा डायरेक्टली बोन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। स्केलेटल ट्रैक्शन, डायरेक्टली फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, बोन पे, इसका कॉल्ड है स्केलेटल ट्रैक्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये आपका कौन सा है डियर, हैलोस ट्रैक्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो फिर भी इतना टाइम हो गया, स्लाइड बनाने के बाद भी इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। ये आपका क्या है, अब फेस नहीं दिखाना है, फेस मैंने थोड़ा कवर कर दिया है, बट इस तरह से पूरा सर्कमफ्रेंशियल मैनर में आप देख रहे हो, आगे से भी और पीछे से भी लगा के, और पूरा चेस्ट से सपोर्ट दिया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं हैलोस ट्रैक्शन। तो आपको यहाँ पे जितने भी मैंने इमेज दिखाई, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ स्केलेटल ट्रैक्शन। देख रहे हो, स्केलेटल ट्रैक्शन हम क्यों बोल रहे हैं,
स्केलेटल ट्रैक्शन क्यों बोले, डायरेक्टली बोन पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो स्केलेटल ट्रैक्शन में मैंने 2 बोला था, मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखाऊंगी, जिसका एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सर्वाइकल टोंग है, एक हैलोज ट्रैक्शन है। तो दोनों आप डायग्राम में देख सकते हो कि हैलोज ट्रैक्शन कैसा दिखता है। अगर मैं सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करूं तो हम बोन का क्या करते हैं, रिडक्शन, और हम वहां पे क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं। तो रिडक्शन क्या है, रीस्टोर द बोन टू द प्रॉपर अलाइनमेंट। रीस्टोर द बोन टू द प्रॉपर अलाइनमेंट में हम करते हैं, और इसको रिडक्शन करने के बाद क्या किया जाएगा, फिक्सेशन भी किया जाएगा। रिडक्शन करके तो आप छोड़ नहीं दोगे, उसका फिक्सेशन भी करोगे। फिक्सेशन भी 2 टाइप का होता है, रिडक्शन भी 2 टाइप का होता है। रिडक्शन हम कैसे कर सकते हैं, ओपन रिडक्शन कर सकते हैं, क्लोज रिडक्शन कर सकते हैं। जो ओपन रिडक्शन होता है वो सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब सर्जिकली किया जाता है, और जो क्लोज रिडक्शन होता है उसमें कोई नॉन सर्जिकल होता है। ठीक है, फिर फिक्सेशन भी 2 टाइप का होता है, एक इंटरनल फिक्सेशन होता है, एक एक्सटर्नल फिक्सेशन होता है। जो इंटरनल फिक्सेशन होता है वो भी 2 टाइप का होता है, एक इंट्रामेडुलरी होता है, एक एक्स्ट्रामेडुलरी होता है। ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं, जो कि मैंने कुछ टाइप्स तो यहाँ पे लिखा भी है, जिससे कि चीजें मैं बोलूं तो सामने रहे, आपको लिखा हुआ रहे, जिससे आपको चीजें समझ में आए। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन करने के बाद फिक्सेशन किया जाता है। रिडक्शन क्या होता है, मैंने बता दिया था, रीस्टोर द बोन टू द प्रॉपर अलाइनमेंट। अगर कोई बोन इधर उधर जा रहा है तो उसको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लाके उधर फिक्स करना। मान लो ये बोन इधर की तरफ जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोन को एक अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्चर भी हुआ है। तो फ्रैक्चर के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे नेलिंग करते हो, स्क्रू लगाते हो। ठीक है, रॉड डाल दिया जाता है बीच में, कभी कभी, समझ में आ रहा है, इस तरह से रॉड डाल दिया जाता है। तो फिक्सेशन भी 2 टाइप से हम करते हैं, इंटरनल फिक्सेशन करते हैं और एक्सटर्नल फिक्सेशन करते हैं। तो ये जो फिक्सेशन इंटरनल फिक्सेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। ये भी मैंने बोला, ये जो फिक्सेशन इंटरनल फिक्सेशन है ये भी 2 टाइप का होता है। कौन सा होता है डियर, एक तो इंट्रामेडुलरी, एक इंट्रामेडुलरी होता है, एक एक्स्ट्रामेडुलरी होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी। टाइम की बहुत ज्यादा हमारे पास शॉर्टेज है। इंट्रामेडुलरी और एक्स्ट्रामेडुलरी, तो जो इंट्रामेडुलरी होता है ना, उसको ध्यान से समझना, मैं समझा रही हूँ। ये मैंने बोन बनाया है, ठीक है, ये मैंने बोन बनाया है, और मैंने फ्रैक्चर करवाया इसके यहाँ से, और चलो ये तो ज्यादा ही फ्रैक्चर कर दिया इसने। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं बीच में रॉड डाल रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके बीच में इस तरह से रॉड डाल दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रामेडुलरी, इज कॉल्ड एज इंट्रामेडुलरी। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे प्लेट लगा रही हूँ। मुझे इस बोन को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, प्लेट लगाना पड़ेगा, और मैं स्क्रू लगा दे रही हूँ इस तरह से। मैं स्क्रू लगा के इसको फिक्स कर दे रही हूँ। अंदर स्क्रू डाला, फिक्स कर दिया, स्क्रू डाला, फिक्स कर दिया, स्क्रू डाला, फिक्स कर दिया। मतलब मैंने सीधा इंट्रामेड्युलरी कैनाल में मैंने कोई रॉड नहीं डाला, इसमें मैंने मेड्युलरी कैनाल में कोई रॉड नहीं डाला है। मैंने इस तरह से प्लेट डाल के और स्क्रू लगा के फिक्स कर दिया, लेकिन मैंने क्या किया, मेड्युलरी कैनाल के बाहर से ही किया है, बोन के बाहर से ही किया है। तो इस टाइप के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मेड्युलरी। तो फिक्सेशन आपको समझ में आ गया। बोन का जो फिक्सेशन होता है वो 2 टाइप से होता है, एक इंट्रामेडुलरी, एक एक्स्ट्रामेडुलरी होता है। ठीक है, तो ओपन रिडक्शन में हम सर्जिकल मैनेजमेंट से करते हैं, और क्लोज रिडक्शन जो होता है वो नॉन सर्जिकली किया जाता है। ओपन में पूरा खोल के बोन को अपने अलाइनमेंट पे लाके और फिर उसका फिक्सेशन किया जाता है, जिसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ORIF, जिसे हम बोलते हैं ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन। मैं डायग्राम दिखा रही हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। और एक्सटर्नल फिक्सेशन मैंने बता दिया कि बाहर से ही उसको फिक्स कर दिया जाता है। दोनों का एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं मोस्ट कॉमन वाला कौन सा होता है। ये दोबारा आ गया क्या, अच्छा सेम स्लाइड है, चलो कोई नहीं। डायग्राम देखो, अब ये डायग्राम ध्यान से समझना, इस सर्जरी में क्या किया जा रहा है, क्योंकि हमारे एम्स नॉर्सेट के एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इसमें यहां पे देखो क्या किया गया है, आप देखते ही बता सकते हो, ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन किया जा रहा है। बोन को उस साइड को ओपन किया है। ये क्या है, ये पता चल रहा है ना, ये एंकल है। कहीं पता चले, आपको पता ही चले हाथ पैर कहां का है, ये एंकल का फ्रैक्चर है। ठीक है, एंकल का फ्रैक्चर है। जब यहां से बोन इस तरह से फ्रैक्चर्ड होता है तो वहां पे क्या किया गया, उसको ओपन किया गया। देखा आपने, स्किन कट किया, मसल्स हटाया, बोन तक पहुंचे और बोन को एक प्रॉपर अलाइनमेंट में लेके आए, क्योंकि अगर हड्डी इस तरह से टूटी है, अगर वहीं पे रह गया तो वहीं पे जुड़ जाएगा। तो उस बोन को क्या किया जाएगा, जो बोन का फ्रैक्चर्ड वाला पार्ट है उसको एक दूसरे के पास एक अलाइनमेंट में, शायद मैं नहीं दिख रही हूं, एक बोन जहां पे फ्रैक्चर हुआ है, मान लो यहां से टूटा है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, फ्रैक्चर वाले पार्ट को एक अलाइनमेंट में लेके आया जाएगा, और फिर वहां
पे नेलिंग की जाएगी, वहां पे स्क्रू लगाया जाएगा, रॉड लगाया जाएगा, जिससे कि बोन वहीं पे फिक्स हो जाए, बोन इधर उधर ना जाए, क्योंकि बोन अगर यहां से फ्रैक्चर होकर इधर गया है तो वो वहीं पे अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बोन को क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। रिडक्शन का मतलब एक अलाइनमेंट में लेके आया जाता है और फिर फिक्सेशन किया जाता है। फिर तो भाग जाएगा, अगर रिडक्शन करके छोड़ दोगे, फिक्सेशन नहीं करोगे तो बोन फिर से भाग जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन करने के बाद एक अलाइनमेंट में लाने के बाद उसको क्या किया जाता है, नेलिंग करके, रॉड डाल के, नेल डाल के और उसको फिक्स कर दिया जाता है। समझ में आया? वही चीज यहां पे है कि इसको ओपन किया और ये देखो इस तरह से प्लेट डाला हुआ है और प्लेट में ये देख रहे हो स्क्रू इस तरह से डाल के और उसको क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, जिससे बोन में जो फ्रैक्चर है वो वहीं पे प्लेट में, बाद में ये रॉड निकाल देते हैं, ये प्लेट होता है उसे निकाल देते हैं, बट यहां पे फिक्स करने के लिए तब तक के लिए डाला है। इसे हम क्या बोलते हैं डियर, ये जो डायग्राम आपका है इसे बोला जाता है, इसे बोला जाता है, दिख रहा है शायद आपको, ORIF, मोस्ट कॉमन, बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, ओपन रिडक्शन, मैंने सोचा था एग्जाम्पल डायग्राम से ही आपको बता दूंगी। इंटरनल फिक्सेशन, इंटरनल फिक्सेशन देखा आप सबने होगा, लेकिन चीजें जब हम सामने देखते हैं, उसको पढ़ते हैं तो ही चीजें समझ में आती हैं। ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। ओपन रिडक्शन किया, पास में लेके आए, अब ये फ्रैक्चर पार्ट है, इसको जब तक एक पास में लाके इसमें रॉड डाल के उसे फिक्स नहीं किया जाएगा तब तक क्या रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये भी एंकल वाले पार्ट में फ्रैक्चर हुआ, उसको मैंने खोल के यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन। चलो इसको आइडेंटिफाई करो, ये क्या है, ये क्या है भाई, उसमें तो खोला, ठीक है, क्योंकि टूटा हुआ था, एक अलाइनमेंट में इस तरह से हमें रिडक्शन करने के लिए एक अलाइनमेंट में लाना है, फिर हमें उसे फिक्स करना है, तो था ओपन, हमने ओपन रिडक्शन किया। देखो मैंने क्या बताया था आपको, ओपन रिडक्शन जिसमें सर्जिकली किया जाएगा। ओपन रिडक्शन कैसे किया जाएगा डियर, सर्जिकली किया जाएगा। इंटरनल फिक्सेशन मतलब अंदर से रॉड डाल के उसे फिक्स किया जाएगा। तो ये एक ही साथ नाम है, मैंने बोला था ना जब हम रिडक्शन करेंगे एक अलाइनमेंट में लाएंगे तो फिक्स करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा। अगर मान लो हम क्लोज रिडक्शन भी करते तब भी हमें फिक्सेशन के लिए चाहिए होता है, तो हम एक्सटर्नल फिक्सेशन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल बाहर से ही हम फिक्स कर देते हैं। उसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, एक्सटर्नल फिक्सेशन किया गया है। ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या किया गया है, बाहर से ही फिक्स किया गया है। आप देख लो, सीधा ओपन रिडक्शन नहीं है, ये क्लोज रिडक्शन है। इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज रिडक्शन। इंटरनल फिक्सेशन किया गया है, क्लोज रिडक्शन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ये डायग्राम मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आ रहा है तो होमवर्क में आपका काम है इसको लिखना, क्योंकि मैंने आपको, अगर आपको एक डायग्राम ये मैंने इतने अच्छे से समझा दिया है कि ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन क्या होता है, एक पार्ट आप समझ गए, उसका जस्ट अपोजिट दूसरा है जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम रखा है। तो ये आपके होमवर्क का काम है कि आप इसे क्या करोगे, इसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे, इस डायग्राम, ये डायग्राम किसको इंडिकेट कर रहा है, जिससे मुझे भी लगे कि जो मैंने चीजें समझाई हैं वो आपको समझ में आ गया है। और अगर नॉर्सेट में इस तरह के क्वेश्चंस को दिया जाता है तो आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, आपको कास्ट पता होगा, आपको स्लिंग कास्ट में डिफरेंस पता होगा, स्लैब में डिफरेंस पता होगा, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें, और व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पांसिबिलिटी इन द कास्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट रहता है फ्रैक्चर के मैनेजमेंट में। और सबसे पहला उसका क्या रहता है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम मैं पहले ही बता चुकी हूं। कंप्रेशन की वजह से आपने 6P साइन पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते हैं, फेशियोटमी करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, ओपनिंग करके, और जो प्रेशर रहता है वहां पे, जो कंप्रेशन रहता है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, फेशियोटमी करते हैं। तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम बहुत अच्छे से मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में इलैबोरेट करके बताया था, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ऑस्टियोमाइलाइटिस, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन का इन्फ्लामेशन हो जाना ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, जो कि फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है। फैट एम्बोलिज्म होना, क्या होता है फैट एम्बोलिज्म, जैसे ये फैट एम्बोलिज्म मोस्ट कॉमनली किस वजह से होता है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। अगर लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर होता है तो फैट एम्बोलिज्म होने का ज्यादा चांस होता है। जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं वो हमारे माइक्रो सर्कुलेशन में आके लॉस हो जाते हैं और पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, फैट एम्बोलिज्म इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन। पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, एंड वॉक्समैन कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे क्या है, कॉम्प्लिकेशन। तो अगर आपके ऑप्शंस में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है, और यहाँ पे
फैट एम्बोलिज्म 48 टू 72 आवर्स में जो है पेशेंट में अगर लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो देखने को मिल सकता है। ठीक है, 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के बीच में ये पेशेंट को अगर लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो क्या मिल सकता है, फैट एम्बोलिज्म की कंडीशन को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले होते हैं जो कि मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको करवाऊंगी। तो क्वेश्चन सेशन जब भी होता है तो उसको जरूर से जरूर करना है, जिससे कि ये चीजें आपकी और अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड में सारी चीजें बताई हैं जिससे कि आपको कॉम्प्लिकेशन पता हो। डिटेल डिस्क्रिप्शन हम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू करेंगे कि इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस। Osteoporosis, chronic metabolic disorder characterized by the demineralization of calcium and phosphorus from bone रिजल्टिंग डिक्रीज बोन डेंसिटी, जिससे बोन, अब मैंने बताया था बोन का मिनरलाइजेशन, मैंने बोला था ना अगर बोन को पूरा एनाटॉमिकली में अच्छे से लिख के आपको समझा दूं तो डिजीज पोर्शन समझने में आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। मैंने बोला था बोन क्या होता है, स्ट्रांग होता है बोन, बहुत ज्यादा कैल्शियम और फॉस्फेट जो है एक दूसरे से मिलके रहते हैं बोन के अंदर, एक बॉन्ड बना के रहते हैं, जिसे आपने हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बोला था कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कैल्शियम और फॉस्फेट को जोड़ के एक हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल बनाता है, जिसकी वजह से बोन हार्ड होता है, रिजिड होता है, टफ होता है, स्ट्रांग होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब यही बोन का क्या होने लग जाए, डीमिनरलाइजेशन होने जाए, बोन मास डिक्रीज होने लग जाए, बोन का डीमिनरलाइजेशन होने लग जाए, कैल्शियम फॉस्फेट एक दूसरे से अलग होने लग जाए, तो उससे बोन क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है और बोन वीक हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। यही ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, जो कि आपका कैसा डिसऑर्डर है बताओ, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये आपका कैसा डिसऑर्डर है, क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय द डीमिनरलाइजेशन। तो मुझे लगता है डीमिनरलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, कैल्शियम और फॉस्फेट का एक दूसरे से अलग अलग जाना, डीमिनरलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द बोन रिजल्टिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और आपसे कारण पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉज, ऐसा होता क्यों है। आपने पढ़ा था ना कि ये तो पता है, चलो बोन स्ट्रांग होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, लेकिन बोन का डीमिनरलाइजेशन होने लग जाएगा तो बोन वीक हो जाएगा, फ्रेजाइल हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा इसका कारण दो याद रखना है, एक तो प्राइमरी कॉज होता है, दूसरा सेकेंडरी कॉज होता है। व्हाट इज प्राइमरी कॉज? प्राइमरी कॉज क्या होगा, अगर ये फीमेल में मीनोपॉज के बाद, मीनोपॉजल फीमेल में देखने को मिलता है ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, ये मैंने मीनोपॉज की क्लास में बताया है। ठीक है, ये क्या है, आपको अगर आपने क्लास नहीं लिया तो जब मीनोपॉज की क्लास होगी तो आपको चीजें और भी ज्यादा पता चल जाएगा कि एक मीनोपॉजल फीमेल में क्या होता है, डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन ऑल्सो हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ बोन मास। ठीक है, एस्ट्रोजन बोन मास को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, लेकिन जब एक मीनोपॉजल फीमेल का एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है तो हम बोलते हैं 2 to 3% उसका क्या होता है, बोन मास डिक्रीजेस एवरी ईयर, बोन मास डिक्रीजेस एवरी ईयर, जिसकी वजह से क्या होगा, उसे ऑस्टियोपोरोसिस का ज्यादा चांस रहेगा। दिस फीमेल इज हैविंग द मैक्सिमम रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो पहला मैंने क्या लिखा, पहला कारण है अर्ली मीनोपॉज का आना। अगर किसी को टाइम से पहले ही मीनोपॉज आ गया तो उस फीमेल में रहेगा डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल। फिर से वही आ गया कि फीमेल में एस्ट्रोजन की कमी रहेगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि अर्ली मीनोपॉज में भी इसका क्यों, मीनोपॉज में क्यों ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। एस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से ही, क्योंकि उसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि एस्ट्रोजन कम होगा तो बोन मास 3 to 5% जो है, 2 to 3% बोन मास एवरी ईयर डिक्रीज होता चला जाता है। डिक्रीज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल, मेल के अंदर अगर मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन को हम क्या बोलते हैं डियर, मेल सेक्स हार्मोन। तो अगर मेल में ये हार्मोन की कमी होती है तो मेल में भी क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस का चांस रहेगा। एज एक फैक्टर रहता है और फीमेल इज मोर प्रोन, फीमेल में ज्यादा चांस होता है इन कंपैरिजन टू द मेल, ये याद रखना। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। और सेकेंडरी कॉज क्या होता है, सेकेंडरी कॉज आर रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन, डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होने की वजह से और कुश्चिंग डिजीज, ये डायरेक्टली हिट करने वाले हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि याद रखना है कि सेकेंडरी कॉज होता है रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। बोन से अगर कैल्शियम का रिजॉर्प्शन होने लग जाए, जो कि डिजीज कंडीशन, जैसे मैंने बोला हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा या कुशिंग डिजीज होगा या डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्सिटोनिन होगा, तो इन सब की वजह से क्या होता है, कैल्शियम का बोन से रिजॉर्प्शन होने लग जाता है और द पर्सन हैविंग द मैक्सिमम चांस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, उसको ऑस्टियोपोरोसिस का चांस ज्यादा होगा।
समझ में आ रहा है। दूसरा, ड्रग्स की वजह से, एक तो आपने सेकेंडरी कॉज में क्या पढ़ा, रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन, और एक होता है ड्रग्स की वजह से। बताओ कौन सा। कहते हैं ना एकदम से ऐसे स्टेरॉइड्स नहीं देना चाहिए, अरे भैया हड्डियां भी कमजोर कर देती है, हड्डियां भी गला देती है, लोग तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन देखो ड्रग्स भी क्या करता है, जो स्टेरॉइड थेरेपी होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं, या ड्रग्स विद द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, तो ये सारे ड्रग्स भी क्या करते हैं, ये सारे ड्रग्स भी आपका ऑस्टियोपोरोसिस को लीड करते हैं। तो पूछा जाता है जब भी ऑप्शंस में कि यार ड्रग्स की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, क्या ये भी एक कारण है, तो याद रखना यस, स्टेरॉइड्स स्पेशली, और इसका क्वेश्चन तो पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसको पॉइंट को याद रखना। अब अल्कोहल स्मोकिंग, तभी तो कहते हैं कि अल्कोहल स्मोकिंग जो है वो अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, नहीं तो देख लो उससे आपकी हड्डियां और कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस का ज्यादा रिस्क हो जाएगा। तो इस तरह से प्राइमरी कॉज सबको पता रहता है, कारण सबको पता है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, स्टेरॉइड की वजह से होता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, मेनोपॉजल फीमेल में होता है, फीमेल में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द मेल, बट कैटेगराइज नहीं कर पाते। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज, व्हाट इज द सेकेंडरी कॉज। तो ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है जिससे आपको चीजें याद रहे। चलो, तो मुझे यहां तक चीजें कॉज तक समझ में आ गया। बाकी बचा हुआ ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो लास्ट नेक्स्ट क्लास जो रहेगी थोड़ी लंबी हो सकती है, बट उस क्लास में हम ट्राई करेंगे कि जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, इस तरह से मैं सारे डिसऑर्डर्स को आपको कंप्लीट कराऊं, जिससे आपको चीजें समझ में भी आए, नोट्स भी आपका ज्यादा हो और आपका टाइम भी बच जाए, जिससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओ। और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने साथ साथ बताया है, तो वहां पे स्टार बनाना है, उसे नोट डाउन करना है और चीजों को याद रखना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए आपको इतना याद रखना है। मिलते हैं। जो भी चीज़ें मैंने बताई ना, फ्रैक्चर के साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट, स्लैब स्लिंग, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इतना टाइम लगा के वो सारी चीजें मैंने बताई है। बाकी डिजीज कंडीशन में से तो कहीं से किसी का मैनेजमेंट, कहीं से किसी की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक दो दो चीज जो है इंपॉर्टेंट है पूछा गया। लाइक ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। बाकी अर्थराइटिस में अगर हम बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउटी अर्थराइटिस, वहां पे कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं नहीं करने वाली हूँ, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस मैं टेबल बनाऊंगी। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे मैं आपको एक टेबल में बताऊंगी। आपको उस पॉइंट को नोट डाउन करना है, उस पर अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट क्लास में जहां तक है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हम कवर कर लेंगे, जिससे कि हम दूसरे सिस्टम पे जा पाए। हमारा नर्वस सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में एमएसएन के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।